हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में कवर करने वाले हैं बिहार एसआई प्री के मॉक टेस्ट का सेट नंबर 12। अगर आपने इससे पहले के बाकी के सेट्स को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर के सारी वीडियो को एक साथ देख सकते हैं। हम लोग रोज़ाना 8:30 बजे इस वीडियो के बारे में डिस्कस करते हैं, जिसमें 50 MCQ देखा जाता है। बिल्कुल BPSSC के पैटर्न पर सारे क्वेश्चन को अरेंज किया जाता है। तो इस वीडियो को आखिरी तक देखिए और बताइए कि 50 में से आप कितना स्कोर कर पाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले बात कर लेते हैं कि कल का होमवर्क आपका क्या रहने वाला है। तो देखिए फ्रेंड्स, कल का होमवर्क में सबसे पहला टॉपिक्स आपको दिया जा रहा है केमिस्ट्री में हम पढ़ेंगे परमाणु संरचना, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो उसको अच्छे से पढ़िएगा। लुसेंट सब्जेक्टिव पेज नंबर 218 में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, रिवीजन के तौर पे बायोलॉजी में एक टॉपिक्स में आपको दे रहा हूँ कोशिका विज्ञान, इसको एक बार अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा। टॉपिक वाइज सीरीज़ में हम लोग क्या देखेंगे, तो कल आपको दिया जा रहा है भारत रत्न से सम्मानित जो प्रमुख व्यक्ति थे उनको आप अच्छे तरीके से कवर करेंगे। करंट अफेयर्स को फिर से एक बार स्टार्ट कर रहे हैं। जून 2020 का करंट अफेयर्स को आपको रिवीजन कर लेना है। ठीक है, ऊपर आप रिवीजन कर लीजिएगा। तो यही रहने वाला कल का होमवर्क। वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन मैं आपको और देना चाहता हूं। जो लोग भी अभी तक ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ में ज्वाइन नहीं हुए हैं तो उनको मैं बता दूं कि ये आखिरी मौका आपको दिया जा रहा है। मात्र 20 रुपये में आप हमारे साथ ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ में जुड़ सकते हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ अप्रैल माह के लिए, यानी अभी भी आपके पास कुछ दिन मौका है, आप आसानी से टेस्ट लगा सकते हैं। तो अगर आप ज्वाइन होना चाहते हैं तो इस नंबर पर गूगल पे या फिर फ़ोनपे के थ्रू 20 रुपये पे करके आप स्क्रीनशॉट सेंड कर दीजिएगा, आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। और आपको पता है कि ये जो टेस्ट होता है रोज़ाना 10 बजे होता है, और उसके बाद रैंक लिस्ट भी जारी किया था और PDF भी आपको प्रोवाइड करा दिया जाता है, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, तो बाकी इन्फॉर्मेशन के लिए आप इस व्हाट्सएप नंबर पे बात कर सकते हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अद्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे। अद्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो सही आंसर यहाँ पे होगा शंकराचार्य। ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। ठीक है, रामानुज की बात करें तो रामानुजाचार्य जो थे इनका संबंध था विशिष्ट दैतावाद से, जबकि अगर माधवाचार्य की बात करें तो माधवाचार्य जो संबंध थे वो दैतवाद से संबंध रखते थे। तो ये तीनों पॉइंट्स आपको याद रखना है। सेकेंड पॉइंट है तत्वरंजनी सभा, तत्वबोधिनी सभा एवं तत्वविथिनी पत्रिका के संस्थापक या फिर संबंधित थे। कौन संबंधित है बताइए? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे होता देवेंद्र नाथ टैगोर। राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए। नेक्स्ट वन, वेगनर के अनुसार पेंजिया का विखंडन किस युग में प्रारंभ हुआ? वेगनर के अनुसार पेंजिया का विखंडन किस युग में प्रारंभ हुआ? राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी, कार्बोनिफेरस युग में। सी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वन, निम्नलिखित में से वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? जो कि संस्कृत का महान विद्वान भी था और लेखक भी थे, तो करेक्ट आंसर होगा हर्षवर्धन। ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। हर्षवर्धन की रचनाएं आपको पता है कौन कौन सी थी, तो उनको याद कैसे रखते हैं? पिराना करके आप याद रखिए, आसानी से याद रखा जा सकता है। प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद, जो कि हर्षवर्धन की 3 प्रमुख रचनाओं में से माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, स्वतंत्र भारत के संसदीय इतिहास में अभी तक कितनी बार संयुक्त बैठक या फिर अधिवेशन बुलाई गई है? देखिए संयुक्त जो बैठक बुलाई जाती है राष्ट्रपति के द्वारा बुलाई जाती है, जिसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं संयुक्त बैठक की अध्यक्षता। ठीक है, और अब तक अगर हम बात करें स्वतंत्रता के बाद से लेकर के अब तक कुल 3 बार बैठक बुलाई गई है, और वो कब कब हुई हो तो मैं आपको बता देता हूँ। पहला जो बैठक हुआ था 1960 में हुआ था, और किस संदर्भ में हुआ था? तो दहेज प्रतिषेध विधेयक के लिए हुआ था। उसी तरह से सेकेंड नंबर पर आया था 1977 में, और ये जो था बैंकिंग सेवा आयोग विधेयक से संबंधित था। और लास्ट जो हुआ था 2002 में हुआ था, और ये इसका संबंध जो था आतंकवाद निवारण विधेयक को लेकर के, जो कि ये तीसरी बार हुआ था। तो ये तीनों चीज़ों को आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए, क्या है कि हर्षचरित्र किसके द्वारा लिखी गई थी? वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, हर्षचरित्र के लेखक कौन थे? तो हर्षचरित्र जो था वो किसके द्वारा? बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया था। हर्षवर्धन के ये दरबारी कवि थे, इन्हीं के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट वन क्या है कि शिवाजी महाराज ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरित किया? शिवाजी महाराज ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरित किया था? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है पुरंदर की संधि। ऑप्शन सी को टिक करेंगे। मुगल साम्राज्य के सेनापति राजपूत शासक जयसिंह प्रथम और मराठा छत्रपति शिवाजी के बीच 11 जून 1665 को पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए गए। जयसिंह द्वारा पुरंदर के किले की घेराबंदी करने के बाद शिवाजी को समझौता पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर होना पड़ा था। तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट वन देखिए,
अगला पॉइंट्स बनता है कि पानीपत की तीसरी लड़ाई जो कि 1761 में हुआ था, 14 जून 1761 में हुआ था, तो किनके किनके बीच ये हुआ था, ये आपसे पूछा जा रहा है। अगर आज हमारी मॉर्निंग वाली वीडियो अगर आपने देखा होगा जिसमें मैंने आपको बताया था मॉडर्न हिस्ट्री का सेकंड जो टॉपिक हम लोगों ने देखा था, तो उसमें मैंने आपको ये चीज़ क्लियर करा था। आज पानीपत की तीसरी लड़ाई अहमद शाह अब्दाली और मराठा जो सेनापति थे सदाशिव राव भाऊ के बीच में हुआ था, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना। और यहाँ पे मैंने एक छोटा सा पॉइंट आपको बताया था सुबह में, और वो क्या था कि इसमें मराठों का साथ किसने दिया था, इब्राहिम खां गारदी। ये ध्यान रखिएगा, इब्राहिम खां गारदी ने साथ दिया था। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, निम्न में से गांधी जी के राम राज्य के युगल सिद्धांत कौन से हैं? गांधी जी के राम राज्य के युगल सिद्धांत कौन से हैं? फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा सत्य और अहिंसा। ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे, सत्य और अहिंसा। नेक्स्ट पॉइंट, निम्न में से किन अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करता है? तो यहाँ पे बात मूल अधिकार की जा रही है, तो ध्यान रखिएगा मूल अधिकार जो है वो 12 से लेकर के 35 तक, ठीक है। ऑप्शन हम ए को टिक करेंगे। और मूल अधिकार जो किस भाग में है, तो भाग 3 के अंतर्गत आता है, और ये अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया। चलिए नेक्स्ट वन देख लीजिए। अगला पॉइंट्स क्या है, नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमज़ोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है? कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है? तो यहाँ पे अनुच्छेद बी को, यानी कि ऑप्शन बी को टिक करेंगे, अनुच्छेद 16। नेक्स्ट पॉइंट बनता है कि भारत के प्रधानमंत्री बताइए कि क्या होते हैं? भारत के प्रधानमंत्री जो होते हैं वो क्या होते हैं? तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि भारत के जो प्रधानमंत्री होती हैं संसदीय आम चुनाव के परिणाम के बाद राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, यानी कि सही आंसर होगा ऑप्शन ए, नियुक्त किए जाते हैं। ये ध्यान रखिएगा, प्रधानमंत्री जो होते हैं वो संसद के दोनों सदनों में से किसी एक का सदस्य हो सकता है, ये चीज़ भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि शेरशाह की महानता का घोतक क्या था? शेरशाह की महानता का घोतक क्या था? तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, शेरशाह की महानता का घोतक जो प्रशासनिक सुधार, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, प्रशासनिक सुधार। नेक्स्ट पॉइंट, भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम वीवीआई सुपर डुपर क्वेश्चन से, याद रखिएगा कि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि 1972, ठीक है, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम। चलिए, इसके बारे में काफ़ी अच्छे तरीके से मैं आपको डिटेल में समझा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। तो इसके लिए छोटा सा एक ट्रिक याद रख सकते हैं। किस तरह से, देखिए, वन्य में जीवों को देखा तो वन्य संरक्षण किया, इसलिए पूरे पर्यावरण का संरक्षण हो गया। कहने का मतलब ये हुआ कि मैं जंगल में गया यानी वन में गया, तो वन्य में जीवों को देखा, तो यहाँ से क्लियर हो जाता है वन्यजीव संरक्षण अधिनियम पहले 1972 आया, ठीक है। तो क्या किया मैंने, वन्य संरक्षण किया, पूरे वन का संरक्षण किया। तो संरक्षण यानी वन संरक्षण अधिनियम 1980 में आया था। उसके बाद जब ये दोनों काम किया तो उसके बाद क्या हुआ कि पूरे पर्यावरण का संरक्षण हो गया। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। तो ये पॉइंट्स जो कि 3 आप यहाँ पे देख रहे हो बहुत ज़्यादा वीवीआई है, तो चाहो तो आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। चलिए, फिलहाल हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो बताइए फ्रेंड्स कि कौन यहाँ पे सही तरीके से सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन हम यहाँ पे ए को टिक करेंगे जो कि सही नहीं है, क्योंकि वर्नाकुलर स्पेस एक्ट जो था वो 1878 में लॉर्ड लीटन के समय में लागू हुआ था और इसको रद्द किया गया था लॉर्ड कौन थे, रिपन थे, ठीक है, 1880 में। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो कि पॉइंट्स ये गलत है, कर्जन के साथ तो यहाँ पे संबंध होगा ही नहीं, इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाता है, जो कि गलत है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है कि पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है? तो बताइए, पदार्थ के संवेग तथा वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि हमें प्राप्त होती है? तो चलिए, आपको पता है कि मोमेंटम यानी कि p बराबर क्या होता है, mv, ठीक है, मास गुने वेलोसिटी। तो यहाँ पे पूछा रहा है कि संवेग और वेग के अनुपात, तो संवेग तो हमारा p है और वेग हो गया ये, तो हमें प्राप्त क्या होगा, मास, यानी कि द्रव्यमान। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट वन देखिए, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित जोड़ों पर विचार करें। तो तीनों पॉइंट्स को अच्छे से पढ़िए और बताइए कि कौन सा मिलान सही है। यहाँ पे जो मिलान किया गया, इनमें से कौन सा मिलान सही तरीके से किया गया? तो ध्यान दीजिएगा, विक्रम संवत
सॉरी 1800 नहीं यार, 58 ईसा पूर्व में बिल्कुल सही है। लेकिन शक संवत की स्टार्टिंग जो थी 78 ईस्वी में की गई थी, जबकि गुप्त संवत की स्टार्टिंग 319-320 चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा किया गया था। तो यानी कि गुप्त संवत यहाँ पे होगा और ये यहाँ पे होगा, तो दोनों अलग तरीके से मैच किया गया। तो सही यहाँ पे मैचिंग सिर्फ और सिर्फ ए हो रहा है, तो इसलिए हम यहाँ पे किसे टिक करेंगे, केवल और केवल एक ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वन देखिए। अगला पॉइंट, 1632 में मुगल सम्राट शाहजहाँ ने किन पुर्तगाली बस्तियों को नष्ट कर दिया था? बताइए, किन पुर्तगाली बस्तियों को नष्ट कर दिया था? हुगली की जो पुर्तगाली बस्ती थी उसको शाहजहाँ ने नष्ट कर दिया था 1632 में। निम्न में से कौन सा तत्व सर्वाधिक विद्युत धनात्मक है? एग्जाम्स में अक्सर जो होता है आपसे सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक पूछा जाता है, तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा चेंजिंग कर रखा हूँ। विद्युत धनात्मक जो होता है वो कौन सा है? फ्रांसियम। ठीक है, फ्रांसियम यहाँ पे ध्यान रखेंगे, ऑप्शन बी को टिक करेंगे। जबकि सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक जो होता है वो फ्लोरीन होता है, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट वन देखिए, आणविक कक्षा का अभिविन्यास किससे नियंत्रित होता है? आणविक कक्षा का अभिविन्यास किससे नियंत्रित होता है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है चुंबकीय क्वांटम संख्या, ऑप्शन बी को टिक करेंगे, चुंबकीय क्वांटम संख्या। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, क्या जैविक पर्यावरण में शामिल है? जैविक पर्यावरण में शामिल है, तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स कि जैविक पर्यावरण में उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक तीनों के तीनों शामिल है, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। बहुत लोग वीडियो को सिर्फ देखते हैं, ना तो लाइक करते हैं ना ही सब्सक्राइब करके रखें। यार ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिए, आप हमारे परिवार की तरह, तो परिवार का हिस्सा बन जाइए पूरी तरह से, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। नेक्स्ट वन देखिए, क्या कह रहा है कि अत्यधिक चारण का परिणाम क्या होगा? अत्यधिक चारण का परिणाम क्या होगा? तो मृदा अपवर्धन हो सकता है, ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट वन देखिए, क्या है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में नियंत्रक महालेखा परीक्षक नामक पद का सुझाव दिया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक नामक पद का सुझाव जो दिया गया था 1919 का अधिनियम, ऑप्शन हम बी को टिक करेंगे। इससे जुड़ी 2 पॉइंट्स मैं आपको और बताता हूँ। महिलाओं को मतदान का अधिकार भी इसी के तहत दिया गया था। 1919 के तहत ही अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति को समाप्त किया गया था। लोक सेवा आयोग का गठन भी इसी अधिनियम के तहत किया गया था। तो ये सभी चीज़ें आपको अच्छे से याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, खट्टे स्वाद के लिए कोशिकाएं जीवा के किस भागों में होती है? खट्टे स्वाद के लिए ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात करें खट्टे स्वाद के लिए, अगर हम इसको जीवा समझें तो ये हमारा पिछला भाग हुआ, ये हमारे जीवा का अगला भाग है और ये हमारा पार्श्व भाग होता है। ठीक है, जो पार्श्व भाग होता है उसको हम कहते हैं कि खट्टे या फिर नमकीन के लिए। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा? पार्श्व भाग, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। लेकिन जो अगला भाग होता है वो मीठा के लिए होता है, ये भी ध्यान रखें। ठीक है, मीठा के लिए। जबकि जो पिछला भाग होता है इसको हम कह सकते हैं तीखा के लिए, ये भी ध्यान रखेंगे, तीखा के लिए। क्लियर? चलिए नेक्स्ट वन देखिए। अगला पॉइंट है लसिका। लसिका जो होता है डैश से पचा हुआ तथा अवशोषित वसा वहन करती है। तो क्षुद्रांत यहाँ पे करेक्ट आंसर है। क्षुद्रांत को हम लोग क्या कहते हैं? छोटी आंत। ठीक है, छोटी आंत यहाँ पे सही आंसर है। नेक्स्ट वन, बाल फक्रम यहाँ पे एक्चुअली होना चाहिए था। बाल फक्रम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो बाल फक्रम राष्ट्रीय उद्यान मेघालय में पड़ता है, डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट वन देखिए, क्या है कि समस्त ज्ञान अनुभव से प्राप्त होता है। मानव का मस्तिष्क कोरे कागज की भांति है जिससे अनुभव के परिणाम स्वरूप विचार पैदा होते हैं। ये कथन जो है वो किसका है? ये जो कथन है वो किसका है? जॉन लॉक, यानी कि राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, जॉन लॉक। नेक्स्ट वन देखिए, नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि केलकर टास्क फोर्स की सिफारिशों का संबंध किससे है? केलकर टास्क फोर्स का संबंध किससे है? तो इसका संबंध हो जाता है करों से, यानी कि टैक्स से संबंधित है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों की जनसंख्या के आधार पर सही क्रम क्या होगा? सही क्रम क्या होगा? जनसंख्या का सही क्रम, सबसे अधिक जनसंख्या आपको पता है उत्तर प्रदेश में, उसके बाद महाराष्ट्र, थर्ड नंबर पे बिहार आता है, यानी 1, 3, 2, ये तो हमारा करेक्ट होगा। उसके बाद अगर हम बात करें तो पश्चिम बंगाल आता है, उसके बाद आंध्र प्रदेश, यानी कि 5 और 4 यहाँ पे करेक्ट होगा। तो 132-54 कहाँ पे मिल रहा है? 132-54 राइट आंसर विल बी ऑप्शन डी। ठीक है, नेक्स्ट वन देखिए, उराव जनजाति किस राज्य से संबंधित है? उराव जनजाति किस राज्य से संबंधित है?
तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, ओराव जनजाति का संबंध झारखंड से, ऑप्शन सी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पॉइंट कि जौनपुर किस नदी के तट पर स्थित है? जौनपुर जो किस नदी के तट पर स्थित है? गोमती नदी के तट पर। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट वन देखिए क्या है, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब हुई थी? भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब हुई थी? तो यहाँ पे मैंने आपको एक चीज़ बताया था, वन। देखिए वन यहाँ पे अगर इसके मुख्यालय पूछा जाता तो क्या बताते हैं आप? मैंने आपको बताया था, एक छोटा सा शॉर्ट्स बनाया था तो उसमें बताया था। यहाँ पे न है तो देहरादून में भी न है, तो यानी कि इसका मुख्यालय अगर पूछा जाता है कि भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ पे, तो देहरादून टिक करते हैं। और इसकी स्थापना कब की गई थी? 1981। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट पॉइंट, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। बताइए कि कौन किसके साथ सही तरीके से मैच होगा, राइट आंसर क्या होगा? देखिए जोग जलप्रपात जो है उसको हम लोग महात्मा गांधी जलप्रपात के नाम से भी जानते हैं, और ये शरावती नदी पर स्थित है कर्नाटक में। तो ए का फर्स्ट के साथ मैच होगा, तो ए का फर्स्ट के साथ यहीं पर मिल रहा है, यानी कि राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी होगा। उसी तरह से बाकी देख लेते हैं। शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर, ये भी ध्यान रखेंगे। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर, और गोकाक जलप्रपात गोकाक नदी पर ही बनाया गया। तो कुल मिलाकर यहाँ पे जो मैच किया गया बिल्कुल सही है, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट वन देखिए। नेक्स्ट पॉइंट है कि महात्मा बुद्ध द्वारा गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है? महात्मा बुद्ध के द्वारा गृह त्याग की जो घटना होती है उनको हम लोग क्या कहते हैं? महाविनिष्क्रमण। यानी कि राइट आंसर क्या होगा? महाविनिष्क्रमण। यहाँ की राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए। उसी तरह से कभी कभी पूछा जाता है कि धर्मचक्र परिवर्तन क्या था, तो महावीर नहीं, गौतम बुद्ध ने जो प्रथम उपदेश दिया था उसको धर्मचक्र परिवर्तन कहते हैं। प्रथम उपदेश उन्होंने सारनाथ में दिया था, जबकि सर्वाधिक उपदेश उन्होंने श्रावस्ती में दिया था। ठीक है। और एक पूछा जाता है कि महापरिनिर्वाण का संबंध किस है, तो गौतम बुद्ध की जो मृत्यु थी उसी को महापरिनिर्वाण कहते हैं। ठीक है। देखिए अगला प्रश्न है, लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा निम्नलिखित में से किस एक के अनुभवों पर आधारित है? लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा निम्नलिखित में से किस एक के अनुभवों पर आधारित है? तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, स्वामी विवेकानंद। ठीक है। जल्दी से कमेंट्स करके बताइए कि स्वामी विवेकानंद का जो कि वास्तविक नाम क्या था, यानी कि मूल नाम क्या था। नेक्स्ट वन देखिए, अष्टांगिक मार्ग किस धर्म से संबंधित है? अष्टांगिक मार्ग किस धर्म से संबंधित है? अष्टांगिक मार्ग का संबंध बौद्ध धर्म से होता है, यहाँ पे बी करेक्ट है। नेक्स्ट वन, वर्धमान ट्रॉफी किससे संबंधित है? मुझे नहीं लगता कि ट्रॉफी से संबंधित अब मुझे आपको बताने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ट्रॉफी से संबंधित मैंने कल की वीडियो ही बनाया था जिसमें 40+ MCQ कवर कराया, और इससे बाहर अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं, इससे बाहर ट्रॉफी तो पूछे जाने की चांसेस ही नहीं होती है। जाकर के एक बार ज़रूर देखिए अगर आपने नहीं देखा है तो देखिए वर्धमान ट्रॉफी का संबंध जो होता है वो किससे? भारोत्तोलन से। यहाँ पे सी करेक्ट होगा, जिसको हम लोग वेट लिफ्टिंग कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट वन ये कह रहा है कि सेबेसियस जो ग्रंथियाँ होती हैं पाई जाती हैं, सेबेसियस ग्रंथियाँ। तो सेबेसियस ग्रंथियाँ किस में होता है? स्तनियों की त्वचा के डर्मिस में। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, डर्मिस में। नेक्स्ट पॉइंट, पुरुष में पुरुषत्व के लिए कौन सा गुणसूत्री संयोजन उत्तरदायी होता है? पुरुष में पुरुषत्व के लिए कौन सा गुणसूत्र में संयोजन उत्तरदायी होता है? तो XY। ठीक है, XY यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, डी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि महात्मा गांधी की जयंती मनाने के लिए किस केंद्रीय मंत्रालय ने चरखे पे चर्चा का आयोजन किया था? चरखे पे चर्चा का आयोजन किया गया था किस मंत्रालय के द्वारा? तो पर्यटन मंत्रालय के द्वारा, सी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट पॉइंट है कि खबरों में नजर आने वाली माधुरी पुरी बुच किस संस्था की पहली महिला पूर्णकालिक सदस्य? पहली महिला पूर्णकालिक सदस्य बनी है, हम यहाँ पे कह सकते हैं ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, सेबी, यानी कि सेबी। ठीक है, सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है अक्सर पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा सेबी का जो फुल फॉर्म होता है इसको हम कह सकते हैं सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। और इससे संबंधित कुछ पॉइंट्स और पूछा सकते हैं, जैसे इसकी स्थापना कब हुआ था? इसकी स्थापना हुआ था 12 अप्रैल। ठीक है, 12 अप्रैल 1988 में। ठीक है, और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि जबकि सेबी अधिनियम 1992 के तहत इसको वैधानिक जो मान्यता मिली थी वो 30 जनवरी 1992 को मिली थी, तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, वर्तमान में सेबी के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है?
तो अजय त्यागी, ये भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट वन, शांति के लिए नोबेल पुरस्कार 2020 किसे प्रदान किया गया था? शांति के लिए नोबेल पुरस्कार 2020 किसे मिला है? वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, ए आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट वन, वर्ष 2020 में किस राज्य की कैबिनेट ने खेलों को उद्योग का दर्जा देने की मंजूरी दे दी है? खेलों को उद्योग का दर्जा देने की मंजूरी दे दी गई है मिजोरम की कैबिनेट ने, ठीक है, मिजोरम, ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट वन देखिए क्या है कि शिवाजी की भूराजस्व व्यवस्था के संदर्भ में क्या सत्य है? तो क्या सत्य होगा यहाँ पे? तो पहला पॉइंट तो ये ध्यान रखना है कि शिवाजी ने रस्सी द्वारा माप के स्थान पर काठी एवं मानक छड़ी का प्रचलन किया था, जो कि बिल्कुल सही है। सेकेंड पॉइंट है कि भूराजस्व यानी कि लगान की दर आरंभ में कुल उपज का 33% था, जो कि बाद में इसको 40% कर दिया गया था। तो दोनों के दोनों कथन सही है, इसलिए ऑप्शन सी को टिक करेंगे, दोनों 1 और 2 सही है। अगला पॉइंट देखिए, नेक्स्ट वन ये कह रहा है कि प्रतापशील, हुंड, हरिकेसरी, महाराजाधिराज नामक उपाधियाँ निम्न में से किसकी थी? तो ये तीनों जो उपाधियाँ थी वो किसकी थी? प्रभाकर वर्धन की, बी करेक्ट है। अगला प्रश्न ये बनता है कि Na2SO4 में S की ऑक्सीकरण जो अवस्था है कितनी होती है? तो देखिए Na2SO4, अगर हम यहाँ पे बात करें Na2SO4, तो आपको पता है कि ऑक्सीजन की जो ऑक्सीकरण अवस्था होती है वो -2 होता है। -2 होने की वजह से यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है, तो यानी कि -8 हो गया, ठीक है, -8। और हम लोग जानते हैं सोडियम की कितना होता है +1, और लेकिन यहाँ पे 2 लगा हुआ है, तो ये हो गया 2। तो हमें तो इक्वल करना पड़ेगा, जब -8 है तो हमें दोनों तरफ इक्वल करना है। -8 है तो प्लस में भी हमारे पास +8 आना चाहिए, तो +2 तो यहाँ पे हो गया, तो हमें यहाँ पे +6 ऐड करना पड़ेगा। तो +6 का मतलब कि जो इसकी ऑक्सीकरण जो होगा वो कितना होगा? +6। राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वन क्या है? अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसने पुर्तगालियों से साल्सेट एवं बेसिन के द्वीपों को छीना था? क्या होगा सही आंसर? यहाँ पे करेक्ट आंसर है बाजीराव प्रथम, ऑप्शन बी विल बी करेक्ट आंसर, बाजीराव प्रथम। सरजामी प्रथा किससे संबंधित थी? बताइए कि सरजामी प्रथा किससे संबंधित थी? तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स कि सरजामी प्रथा का संबंध मराठा भूराजस्व व्यवस्था से संबंधित है, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पॉइंट, 1909 में लीडर का संपादन किसने किया था? 1909 में लीडर जो पत्रिका थी इसका संपादन किसने किया था? तो लीडर का संपादन करता थे कौन? मदन मोहन मालवीय, ऑप्शन डी विल बी करेक्ट आंसर, इनमें से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट वन देखिए, अगला पॉइंट ये कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो दोनों पॉइंट्स को पढ़िए और बताइए कि कौन सा विकल्प सही है। पहला पॉइंट कह रहा है कि चापचार कुट जो है मणिपुर का एक लोकप्रिय त्यौहार है, क्या ये सही है? जी नहीं फ्रेंड्स, ये पॉइंट गलत है, क्योंकि चापचार कुट जो होता है वो मिजोरम का है, यहाँ पे कह सकते हैं मिजोरम का एक लोकप्रिय त्यौहार है। सेकेंड पॉइंट है कि माउंट हैरियट नेशनल पार्क अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही है कि माउंट हैरियट नेशनल पार्क अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ही पड़ता है। तो केवल और केवल 2 को टिक करेंगे, जो कि ये सही है, ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। तो देखिए हम लोगों ने यहाँ पे 50 क्वेश्चंस को कवर किया। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को आज की वीडियो कैसी लगी। साथ ही साथ एक छोटा सा क्यूज का क्वेश्चंस भी मैंने लगा रखा है, तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। लाल सिंधी किसकी नस्ल है? ठीक है, लाल सिंधी किसकी नस्ल है? तो फ्रेंड्स हम मिलते हैं किसी और वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।